गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। आगे की वीडियो में लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी आप पढ़ रहे हो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी में आप टॉपिक पढ़ रहे हो। तो अगला पॉइंट है कि स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एफ एक्स इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट एक्स। अगर हम ये मान लेते हैं, बिकॉज वी नो दैट द negative real numbers do not have real square root, so fx is not defined when x is negative real number. therefore अगर हम बात करें तो डोमेन हमारा जो हो जाएगा, डोमेन f वो क्या शो करेगा, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। मतलब अगर हम ये कहते हैं नॉट नेगेटिव रियल नंबर, मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो जीरो से लेके इनफाइनाइट, ये देखिए ओपन इंटरवल का ब्रैकेट है, तक आएगी। आफ्टर दैट अगर मैं बात करता हूँ रेंज की, तो जो हमारी रेंज होगी वो क्या होगी, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू, ये विद इन कर्ली ब्रैकेट में आप कहते हो कि प्लस रूट एक्स से लेके जो वैल्यू आप चूज कर रहे हो, तो ये वैल्यू क्या देगी, एक्स बिलोंगिंग्स टू जीरो टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल ये क्लोज। मतलब फाइनली आप कह सकते हो कि ये वैल्यू जीरो से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यू को देगा। अगला पॉइंट है जिसका नाम थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, स्टेप फंक्शन। ये है आपका स्टेप फंक्शन। अब स्टेप फंक्शन क्या होता है वो देख लीजिए। स्टेप फंक्शन में चीज़ों को हल्का से देखिए। स्टेप फंक्शन के एक और नाम होता है जिसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, समझा दूं थोड़ा सा, ये होता है क्या है, इफ़ x बिलोंगिंग्स टू कैपिटल R देन स्टेप फंक्शन को हम लॉन्ग ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इज डिफाइंड एज द, मैंने अभी बताया था इसे एक नाम और बोलते हैं ग्रेटेस्ट, हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x। अब कुछ एग्जांपल्स लेकर आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर आपसे कह दिया गया कि 2.01 लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके लिए हम 2 लेते हैं। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2.9 लिया गया है, 2.9, तो 2.9 के लिए भी हम 2 ही लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो 2.01 हो चाहे 2.9 हो, इसके लिए 2 ही आपको चूज करना है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेस वैल्यू लेते हैं, याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेस वैल्यू लेते हैं। तो आप थोड़ा सा और कंफर्म कराने के लिए मैं अगर यहाँ यूज करता हूँ कि -1.3 हमने ले लिया, तो -1.3 के लिए मैंने कहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस वैल्यू, -1/3 से लेस वैल्यू क्या है, तो वो -2 होती, मैं इसको चूज करूँगा। लेकिन एग्जैक्ट एट द पॉइंट 3 पे चेक करना होगा, तो उसके लिए 3 के लिए 3 ही लेंगे, ये भी याद रखिएगा, और -1 के लिए 1 ही लेंगे। तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। अगला है, आपको बता देता हूँ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसका दूसरा नाम होता है सीलिंग फंक्शन। काफ़ी जो है सुनने में आता है कि बच्चों को नहीं पता है कि सीलिंग फंक्शन क्या होता है। तो ये हो गया सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। स्मॉलेस्ट या सीलिंग फंक्शन कहेंगे या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कह देंगे फंक्शन। इसको केवल आप स्मॉलेस्ट नाम मत, स्मॉलेस्ट इंटीजर के नाम से जानिएगा, इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के नाम से जानते हैं, या सीलिंग फंक्शन कह देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन या सीलिंग फंक्शन। ये क्या होता है इसके बारे में आपको बता देते हैं छोटा सा। फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर x वी डिफाइन। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन, मैं इसको डिफाइन करूँगा कुछ ऐसे। अब आप देख पा रहे होंगे, मतलब ये नीचे बंद नहीं रहता, सीधा रहता है, ये सीधा ऐसे रहेगा। इसे आप ऐसे शो करते हैं, आप कहेंगे एज द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ग्रेटर
देन और इक्वल्स टू एक्स। तो कुछ एग्जांपल आपको समझा दूं, जैसे अगर यहाँ लिखा है 6.3 तो इसको आप 7 कह दोगे। अगर यहाँ लिखा है, सॉरी ये क्लोज नहीं रहे, ये नीचे रहेगा, बंद नहीं है, 7.01 तो इसे आप कह दोगे 8। इसी तरह से अगर आपको बता दूं, अगर कहीं लिखा है -6.1 तो इसको आप ले लोगे -6। मतलब आप स्मॉलेस्ट में ग्रेटर लेते हैं, ग्रेटेस्ट में स्मॉलर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द फंक्शन f maps r belongs to capital R such that fx equals to x smallest function x where x belongs to capital R is called the smallest integer function और शेलिंग फंक्शन। इसका दूसरा नाम भी मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। शेलिंग फंक्शन। तो अब क्लियरली मैं आपको एक बात बताता हूँ, डोमेन और रेंज की बात बताता हूँ। तो क्लियरली हम कह सकते हैं इसकी जो डोमेन होगा, डोमेन इसका एफ जो होगा वो कैपिटल आर को डिनोट करेगा, एंड इसकी जो रेंज होगी, वो रेंज हमारी किसको शो करेगी, किसी इंटीजर को शो करेगी, मतलब इंटीजर फंक्शन को शो करेगी। इसके बाद अगला पॉइंट हम बताते हैं जिसका नाम है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है वो समझ लीजिए आप। तो हम कहेंगे अब फंक्शन ऑफ फॉर्म a function of the form fx equals to px upon qx where px and qx are polynomials। यहाँ लिख सकते हैं where px and qx are polynomials and qx never be 0 is called a rational फंक्शन। इसे हम रेशनल फंक्शन कहेंगे। अब कुछ एग्जांपल है, जैसे एक एग्जांपल आपको दे देते हैं। दस fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 और यहाँ एक्स पावर 3 प्लस 7x माइनस 9 ऐसे कुछ लिख दिया। ये आपका क्या हो गया, ये रेशनल फंक्शन हो गया। तो ये टॉपिक रेशनल फंक्शन रिलेटेड टॉपिक क्लियर हो गई। और आपको मैं इसके बाद बता दूँ कॉन्टीन्यूटी की कुछ कंडीशन बता देता हूँ, क्योंकि आगे क्वेश्चन में हमें कॉन्टीन्यूटी देखना है। तो आप देख लीजिए कॉन्टीन्यूटी क्या है। कॉन्टीन्यूटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे कॉन्टीन्यूटी। अब मेन पॉइंट पे आप आ गए हो। ये टॉपिक कॉन्टीन्यूटी बताने के बाद आपको एक्सरसाइज कराना है मुझे। तो एक बार आपको रिलाइज करा दूँ और क्या बताने जा रहा हूँ, कॉन्टीन्यूटी एट अ पॉइंट। कॉन्टीन्यूटी चलिए कॉन्टीन्यूटी एट पॉइंट क्या है, हम कहेंगे अ रियल फंक्शन fx, a real function fx is said to be continuous। ये continuous कब कहलाएगा वो भी समझ लीजिएगा। continuous at a point a of its domain इफ, कब वो देख लीजिए। जैसे मैंने कह दिया लिमिट, एक कोई फंक्शन था x टेंड्स टू a, fx एग्जिस्ट, जब ये एग्जिस्ट करेगा एंड इक्वल्स टू fa,
मतलब जो चीज़ें इसको मतलब क्या हो गया वो समझा दूँ आपको। जैसे मतलब हो गया कि मान लीजिए मैंने कह दिया लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ले लिया पहले f(x) के लिए, या मान लीजिए मैंने कह दिया लिमिट x टेंड्स टू a माइनस इसके लिए f(x) के लिए, या मैंने कह दिया f(a). इन तीनों पे अगर ये बराबर होगा तो हम कहेंगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 10 f(x) इज continuous at x इक्वल्स टू a इफ़ ये कंडीशन अगर बिलोंग करती है। तो अगर हमारी ये कंडीशन मिलती है तो हम कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इफ़ f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, इफ़ f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस at a point, it is said to be discontinuous. It is said to be discontinuous at that point. अब इसका मतलब क्या हो गया मैं आपको वो बता देता हूँ कि जैसे अगर इसमें से कोई भी एक ऐसा मिलता है जो इक्वल नहीं कर रहा है तो ऐसे कंडीशन पे इसको आप डिसकंटिन्यूअस कह देंगे। डिसकंटिन्यूटी के लिए कोई भी एक ऐसा मिल जाए जो डिफाइन ना कर रहा हो तो आप इसे डिसकंटिन्यूअस कह दोगे। अब मैं आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ये पार्ट सेकंड था, मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं वो आपको कराऊंगा। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।